हेलो गाइस, मैं ट्विंकल। मैं आप सबका मेरी चैनल नर्सिंग स्टार में हार्टली वेलकम करती हूँ। जो भी फ्रेंड्स पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं वो लोग ज़रूर फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए सारी नर्सिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे साथ। हमारा स्लोगन है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। और आज का जो आपका सेशन है वो साइकेट्रिक नर्सिंग पार्ट 2 के ऊपर है। आज जो है वो हम खास करके चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट ख़ास बात ये कि ये जो भी लेक्चर्स है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे एमसीक्यू भी हम सॉल्व करते हैं। और ये सारे के सारे जो डेटा है वो आपको आपकी सारी नर्सिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। फिर वो आपकी सीएससी सिविल की एग्ज़ामिनेशन देनी हो, आरआरबी क्रैक करनी हो या नॉट सेट क्रैक करनी हो, ईएसआईसी करनी हो, कोई भी जीपमर है, आरएमएल है, ठीक है, कोई भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। शांति से ध्यानपूर्वक एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेट करके लेक्चर्स को देखना, समझना और आफ्टर कंप्लीटिंग इस लेक्चर कमेंट ज़रूर करना। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यू शुड ट्राई फॉर दैट कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर डाल पाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सीन इन हाइपर काइनेटिक चाइल्ड। हाइपर काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट दिखना, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सीन इन हाइपर काइनेटिक चाइल्ड, जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है उसमें क्या देखने को नहीं मिलता है। एग्रेसिव आउटबर्स्ट, डिक्रीज्ड अटेंशन स्पान, लेफ्ट टू लेफ्ट डिसोरिएंटेशन या सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन, ठीक है। तो क्या नहीं आएगा, देखो ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली एग्रेसिव आउटबर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। अटेंशन स्पान जो है उसका कम रहेगा क्योंकि एक्टिविटी यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसका अटेंशन नहीं रह पाएगा, ठीक है। दो जो है उसके अंदर हमें कन्फ्यूज़न है कि लेफ़्ट टू लेफ़्ट डिसोरिएंटेशन और एक सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, उसमें क्या नहीं होगा, लेफ़्ट टू लेफ़्ट डिसोरिएंटेशन नहीं होता है, सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइपर काइनेटिक चाइल्ड में अग्रेसिव आउटबर्स्ट, डिक्रीज्ड अटेंशन स्पान एंड सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलता है, ठीक है। लेफ़्ट टू लेफ़्ट डिसोरिएंटेशन नहीं होता। सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइन का मतलब डिफ़िकल्ट इन कोपिंग फिगर, किसी भी फिगर के साथ, किसी भी एक्टिविटी के साथ वो कोप अप नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्ट इन परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव मूवमेंट्स, कोई भी अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट लेफ़्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेफ़्ट टू लेफ़्ट नहीं होगा। कैसा होगा हाइपरकाइनेटिक में, राइट टू लेफ़्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना कि लेफ़्ट टू लेफ़्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन सिंड्रोम इज़ द ओल्डर नेम ऑफ, ठीक है। मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ये इसका ओल्डर नाम क्या था इस डिजीज़ का? क्या उसको डिसलेक्सिया बोलते थे, क्या उसको एडीएचडी मतलब कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते थे, मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे या डाउन सिंड्रोम बोलते थे? किसका नाम पूछा आपको ओल्डर? मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन सिंड्रोम का। तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? यस, एडीएचडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडीएचडी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? यस है कि नहीं हम देख लें एक बार, ठीक है, कि यस उसको एडीएचडी बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ब्रेन का ऐसा डिसफंक्शन सिंड्रोम जो एकदम मिनिमल हो जाए, एकदम कम हो जाए, वो होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो उसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ एडीएचडी? एडीएचडी स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Having ADHD means your brain is wired a little differently to other people's, अलग और पीपलों से आपका ब्रेन थोड़ा अलग है। इट्स नॉट समथिंग यू कैन चेंज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे चेंज हो गए हो, बट यू सर्टेनली कैन लाइव अ फुल एंड हैप्पी लाइफ विथ ADHD, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लर्न टू मैनेज एनी डिफ़िकल्टीज कोजेज बाय योर ADHD। ADHD के साथ भी आप कई सारी चीज़ों को जो है वो डिफ़िकल्टीज से लर्न कर पाओगे। हाउ डू आई नो इफ़ आई हैव इट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ADHD हो गया है? To confirm for sure whether you have ADHD, a mental health professional will do a special assessment with you called a neurodiversity assessment.
ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, मेरा न्यूरो डाइवर्सिटी असेसमेंट उससे उसको ये पता चलेगा। इम्पोर्टेंटली नॉट एवरी वन हु हैज़ ADHD नीड्स अ डायग्नोसिस। दूसरी बात ये कि सारे जनों को अगर ADHD तो सबको डायग्नोसिस से पता चल जाता है तो नहीं, ठीक है। सम पीपल मैनेज जस्ट फाइन विदाउट हैविंग अ लेबल। कई पीपल ऐसे भी होते हैं कि जो ADHD के लेबल लगाए बिना, मतलब कि ADHD है ऐसा डायग्नोज हुए बिना ही उसके पहले ही ट्रीट हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ADHD कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफ़िकल्टीज विद अटेंशन एंड फोकस। एक ADHD ऐसा होता है कि जिसमें अटेंशन एंड फोकस में कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है, और बीइंग इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव। और एक ऐसा है जिसमें वो इम्पल्सिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ADD और ADHD मतलब कि क्या है, अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर, और अटेंशन डेफिशिएट अटेंशन हटने के साथ वो हाइपर एक्टिविटी भी करता है, ठीक है। तो ADHD भी होता है समटाइम यूज टू डिस्क्राइब पीपल विथ ADHD हु डोंट हैव डिफिकल्टी विद दी हाइपर एक्टिविटी। जिनको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन में या फोकस में ही डिफ़िकल्टी है, उनको एक्टिविटी में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं है, तो उसको ADD बोलते हैं। और जिसको अटेंशन में भी डिफ़िकल्टी है, एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको ADHD बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना। देखो, जब भी थियोरी को समझते हैं ना तो MCQ अपने आप सॉल्व होने लगते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दूसरी बात कि हमको थोड़ा ऐसा तो लगेगा यार इतना सब कुछ क्यों पढ़ना, लाओ ना डायरेक्ट हम MCQ सॉल्व करें, तो इसमें आपका ही डिसबेनिफिट्स है। अगर इसमें बीच में से कोई भी क्वेश्चन आया जो केस सिनारियो वाला है, आप नहीं बना पाओगे कि कैसे बना है, इसका थियोरी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है ना। अभी क्या है देखो कि ADHD के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, उसको रिस्की बिहेवियर करना पसंद होता है, ठीक है। स्केटिंग कर लिया भले नहीं आता, स्विमिंग करने चला गया, है ना। फिर केयरलेसनेस, उसका होमवर्क ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, खाना ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, कोम्बिंग अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाता है जल्दी से। डिफ़िकल्टी सिटिंग स्टिल, ठीक है, बैठा तो रहता ही नहीं है, बैठे तो भी उल्टा बैठेगा, ना सीधा बैठेगा, ना घूमेगा, ना फिरेगा, ऐसा। डे ड्रीमिंग, दिन में खुली आंखों से सपने देखेगा। एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत बोलेगा। डिसऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। एंड ट्रबल गेटिंग अलोंग, एक ही चीज़ से ज़्यादा टाइम तक वो खेल भी नहीं पाएगा, ठीक है। एक खेल में ज़्यादा टाइम तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं ADHD वाले के, ठीक है। और देखो क्या मिलता है, सम कॉमन सिम्टम्स, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अभी वो मार्बल्स खेल रहा था, उसके सामने कैरम रखा तो वो कैरम खेलने बैठ गया, फुटबॉल दिखा तो फुटबॉल खेलने चला गया। डे ड्रीमिंग, फॉरगेटफुलनेस, कांट सिट स्टिल, एक्सेसिव टॉकिंग, केयरलेस, मिस्टेक्स करेगा, बहुत सारे मिस्टेक्स, और उसका वहाँ पे ध्यान भी नहीं होगा कि मेरे से ये गलती हुई। रिस्क टेकिंग बिहेवियर और इम्पेशेंस, धीरज नहीं होगा, उसकी बारी आने का वेट वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके तो आंसर है। अभी क्या है हमारे पास देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 9-year-old चाइल्ड डिस्टर्ब्स अदर पीपल इज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इंटरफियर्स व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। 9 ईयर का बच्चा है, डिस्टर्ब्स अदर पीपल, इज डिस्ट्रक्टिव, इंटरफियर्स व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में जाके ये बोल कर रहा है। एंड कैन नॉट वेट फॉर हिज टर्न, उसकी बारी आने का वेट नहीं कर सकता है। वाइल प्लेइंग अ गेम, जब वो गेम खेल रहा है। ही इज़ लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम, तो वो कौन से डिजीज से सफ़र हो रहा है, इमोशनल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो इसको क्या हो गया है, ADHD। अभी पढ़ा ना हमने ये तो, है ना, तो ये क्या है, ADHD, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वेरी गुड। देखो अभी थियोरी पढ़ी और हमको आया तो कितना माइंड में मतलब रिलैक्सेशन फील होता है, ओके अभी पढ़ा, कुछ तो काम में आया, इतना सब कुछ पढ़ के, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विथ हाइपर एक्टिविटी एंड इन अटेंशन, मतलब ADHD का बच्चा है 10 ईयर का। पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली वरीड, उसके पेरेंट्स को बहुत चिंता हो रही है। व्हाट वुड यू से टू द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को क्या बोलोगे इसके बारे में कि इट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। चाइल्ड हैज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड शुड रिसीव्स बिहेवियरल थेरेपी, बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम है, आप उसको बिहेवियर थेरेपी दे। चाइल्ड हैज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड शुड रिसीव मेडिकल थेरेपी, बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम है, उसको मेडिकल थेरेपी देनी पड़ेगी।
देयर शुड बी चेंज इन एनवायरनमेंट, या फिर आप एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, हम पेरेंट्स को बताएंगे कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल थेरेपी इसमें देनी पड़ेगी बच्चे को। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलो ये भी करेक्ट है। आई होप कि आपका भी सही जा रहा होगा, आप भी खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे होगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड, यू जस्ट पुट डाउन ऑन द कमेंट सेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है ना, तो ये जो है जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया ऑल आर ट्रू अबाउट ADHD एक्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू DSM-5 के क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सब सही है, पर एक गलत है। वो कौन सा है? एडल्ट ADHD सिम्टम्स आर सिमिलर टू चिल्ड्रन। एडल्ट के ADHD के चिल्ड्रन सिमिलर होते हैं चिल्ड्रन के ADHD के सिम्टम्स से। फॉर डायग्नोसिस सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट बिफोर 7 ईयर्स। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें ADHD की, तो ये 7 ईयर्स के पहले से ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। DSM-5 देखना है, क्योंकि DSM-4 भी था, DSM-5 भी था, सब थे, इसलिए फॉर डायग्नोसिस सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट बिफोर 10 ईयर्स। ये डायग्नोसिस है कि शुड बी प्रेजेंट 10 ईयर्स के पहले तक ही रहते हैं, या सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन वन सेटिंग, या मोर देन वन सेटिंग में भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखो DSM-5 क्राइटेरिया जो है वो बिफोर 10 ईयर्स बराबर वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसको अगर हम सही से देखें ना तो DSM-5 ऐसा बोलता है बिफोर 12 ईयर, पर बिफोर 12 ईयर तो यहाँ पे दिया नहीं है, पर 10 तो है ना उसका नज़दीक का, तो वो तो हम रख सकते हैं। दूसरा वो ये भी बोलता है कि एडल्ट ADHD के सिम्टम्स आर सिमिलर टू चिल्ड्रन, बराबर। डायग्नोसिस का तो बिफोर 12 ईयर होता है, तो सी करेक्ट रहेगा, ना कि 7 ईयर वाला DSM-4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है और वो हमारा आंसर है। और डी क्या है कि सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन वन सेटिंग, तो हमारा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि BNM DSM-4 को दिखा रहा है और 10 ईयर वाला वो DSM-5 को। ठीक है, क्लियर। ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD की ड्रग कौन सी है? एटोमोक्सेटाइन, मिथाइलफेनिडेट, डेक्समिथाइलफेनिडेट, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन, या ऑल ऑफ द अबव। ADHD की ड्रग्स कौन सी है? यहाँ पे दी हुई सारी की सारी ADHD की ड्रग है। एटोमोक्सेटाइन भी है, मिथाइलफेनिडेट भी है, डेक्समिथाइलफेनिडेट भी है, और डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा कलेक्ट ऑल ऑफ द अबव देंगे। अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उस, और वो होने से बच्चा जो है वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। स्टीरियोटाइप्ड सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन में भी नॉर्मल वर्बल या नॉन वर्बल दोनों में से कोई भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता है। एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर करता रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटिज़म, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या पैरानोइड डिसऑर्डर है। ये कौन सा डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंट का कि जिसमें कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, तो ये कैसा है? ये है हमारा ऑटिज़म। क्या है हमारा? ऑटिज़म, कि जिसमें ही कम्युनिकेशन इम्पेयर रहता है और रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर वो करता है, उसको अकेले ही रहना पसंद होता है। क्या है ये? ऑटिज़म वाला बच्चा। ठीक है, चलो। लियो कैनस ने ऑटिस्टिक ट्रायड्स दिए। किसने दिए हैं? लियो कैनस ने ऑटिस्टिक ट्रायड दिए। उसने क्या बताया कि ऑटिस्टिक अलूफनेस होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस रहती है। अलूफनेस मतलब अकेला रहना। ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर सेमनेस होता है, ठीक है, और ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर सेमनेस भी उसमें होता है। लियो कैनस ऑटिस्टिक ट्रायड इज दी ऑटिस्टिक अलूफनेस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंस एंड ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर सेमनेस। ठीक है, अभी अ 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है वो इम्पेयर्ड है,
इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर, कम्युनिकेशन और स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी है। देखो, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ही हैज़ नॉर्मल IQ एंड लैंग्वेज स्किल, बट उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड लैंग्वेज स्किल एकदम नॉर्मल है। व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ये कौन सा डिजीज़ हो सकता है? एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज़म, रैट सिंड्रोम या चाइल्डहुड डिप्रेशन। 10 साल का बच्चा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में क्या एज रिप्रेजेंटेड किया हुआ था? ओके, नहीं था। देखो, 10 साल का बच्चा है, उसमें इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, पर उसका IQ और लैंग्वेज स्किल नॉर्मल है, तो क्या होगा? तो उसके अंदर होगा क्या? एस्पर्जर सिंड्रोम होगा। क्या होगा? एस्पर्जर सिंड्रोम होगा, ठीक है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि एक होता है इडियंट सवांट सिंड्रोम। कौन सा? इडियंट सवांट सिंड्रोम। ये क्या है? तो सवांट सिंड्रोम इज़ अ रेयर कंडीशन। ये बहुत ही कम देखने वाली सिचुएशन है, वेयर इंडिविजुअल विद डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पे इंडिविजुअल को कोई ना कोई डेवलपमेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, हैव एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक एरियाज। दीज एबिलिटीज़ आर ऑफन इन एरियाज लाइक आर्ट, मैथ, म्यूज़िक और मेमोरी, ठीक है। भले उसका डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, पर उसका आर्ट बहुत अच्छा होगा, उसका मैथ बहुत अच्छा होगा, वो म्यूज़िक अच्छे से गा पाएगा, उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही अच्छे से करता होगा। एंड आर ऑलवेज लिंक्ड टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सवांट सिंड्रोम इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है या फिर एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि 3 year old चाइल्ड हैज़ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। 3 year का बच्चा है, उसका सारे के सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एकदम नॉर्मल है, एक्सेप्ट डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन। सिर्फ और सिर्फ बोलना जो है वो एकदम अभी डिलेड सीख रहा है। पुअर स्पीच डेवलपमेंट है उसका। ही हैज़ डिफ़िकल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन, कम्युनिकेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, फ्रेंड्स को भी बना नहीं पाता। ही हैज़ नो फ्रेंड एंड स्पेंड्स टाइम सीइंग हिज ऑन हैंड्स, और वो खुद के हाथ देखने में अपना टाइम जो है वो बिता रहा है। तो द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज़, तो इसमें क्या हो सकता है? 3 साल का बच्चा है, उसमें सारे के सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल है, बोलने वाला माइलस्टोन जो है वो पुअर है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, खुद के ही हाथ देखता रहता है। तो ये क्या है? ऑटिज़म है, ADHD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल रिटार्डेशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज़म। क्या बोलते हैं? ऑटिज़म, जो खुद में ही खोया रहेगा। A 6-year-old child with history of birth asphyxia does not communication well, has a slow mental and physical growth, does not mix with people, has limited interest। 6 साल का बच्चा, बर्थ के टाइम था उसको एस्फेक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है ना, और कम्युनिकेशन कर नहीं पाया, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हुआ नहीं है, लोगों के साथ हिलता जुलता मिलता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रखता है, लिमिटेड इंटरेस्ट, गेट्स वाइडली एजिटेटेड इफ़ डिस्टर्ब्ड, डायग्नोसिस इज हाइपरकाइनेटिक चाइल्ड है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या है? ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। चलो अभी अ गर्ल विथ नॉर्मल माइलस्टोन, एक बच्ची है, प्रॉपर यहाँ पे बताया कि गर्ल है, उसका माइलस्टोन एकदम नॉर्मल है। स्पेंड हर टाइम सीइंग हर ऑन हैंड, बराबर वो भी क्या कर रही है? अपना खुद का हाथ देख रही है। डज नॉट इंटरेस्ट विद अदर्स, कोई क्या कर रहा है उसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें क्या है? ऑब्वियसली हमको तो पता है ये, बराबर, पर आप उसमें गलती करोगे क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी है, गर्ल के बारे में है ना। तो सिर्फ आप अपने हाथ को देख रही है, इतना देख के आंसर दोगे तो आंसर गलत जाएगा। ADHD है, ऑटिज़म है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम है या राइट सिंड्रोम है। जब गर्ल की बात करें तो भी जो है यहाँ पे हाथों को देखना है, तो क्या आएगा? ऑटिज़म। क्या आएगा? ऑटिज़म, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, A 2-year-old child is brought to the outpatient with features of, 2 साल के बच्चे को OPD में लाया गया है और उसको क्या दिखाई दे रहा था? तो लाए हैं OPD में
हैंड रिंगिंग, स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट, impaired language, communication development, breath holding spells, poor social skill and deceleration of the head growth. उसका हेड ग्रोथ भी नहीं हो रहा था 6 महीने के बाद. 6 महीने तक तो हुआ हेड का ग्रोथ, 6 महीने बाद नहीं हो रहा. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज एस्पर्जर सिंड्रोम है, रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम या कॉटार्ड सिंड्रोम. तो जहाँ पे भी सिर की बात आए वहाँ पे होता है रेट सिंड्रोम. क्या होता है? रेट सिंड्रोम. 6 महीने तक तो अच्छे से ब्रेन का हेड का ग्रोथ होता है, उसके बाद माइक्रोसिफेली हो जाता है, उसको बोलते हैं रेट सिंड्रोम. क्या बोलते हैं? रेट सिंड्रोम. देखो, रेयर जेनेटिक म्यूटेशन है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रेट सिंड्रोम. रेयर जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन गर्ल्स, और स्पेसिफिसिटी की गर्ल्स में ही देखने को मिलता है. डिस्पाइट बीइंग कोज्ड बाय अ जीन म्यूटेशन, रेट सिंड्रोम इज रेयरली इनहेरिटेड. इन्फेंट्स सीम हेल्दी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 6 मंथ्स. बच्चा 6 मंथ्स तक तो बहुत ही हेल्दी रहेगा, दिखेगा, बट ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है रैपिडली लॉस कोऑर्डिनेशन, वो अपना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा. स्पीच एंड यूज़ ऑफ द हैंड्स नहीं कर पाएगा. सिम्टम्स में देन स्टेबलाइज फॉर ईयर्स. फिर जैसे जैसे साल बीतेंगे ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे. देयर इज़ नो क्योर, बराबर इसका कोई भी क्योरनेस नहीं है, बट मेडिकेशन, फिजियो एंड स्पीच थेरेपी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है, ठीक है, हेल्प द मैनेज सिम्टम्स, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्या होगा? तो इससे होता ये है कि फिजियो एंड स्पीच थेरेपी देते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, सिम्टम्स को मैनेज करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे और इसी से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करेंगे. क्या करेंगे? उसको इम्प्रूव करेंगे. देखो, रेट सिंड्रोम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि इट इज़ अ जेनेटिक म्यूटेशन, और जहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन, फैमिली हिस्ट्री, क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है. तो यही होगा उसके अंदर. ओके, याद रखना कि ये 6 महीने तक बच्चा एकदम नॉर्मल रहेगा. जैसे ही 6 महीने के बाद उसकी एज बढ़ी तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पहले कहाँ पड़ेगा? तो उसके हेड पे पड़ेगा. उसका जो हेड है वो कैसा बनने लगेगा? छोटा, माइक्रोसिफेली देखने को मिलेगा. ठीक है, याद रखना 6 महीने तक बिल्कुल ओके होगा. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? सी ऑफ दैट कि रेट सिंड्रोम में क्या होता है कि रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जो खास करके गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है. और ये जो रेट सिंड्रोम है वो डॉक्टर एंड्रेस रेट ने ढूंढा था और इन्होंने ढूंढा तो उनके नाम पे से क्या बन गया? रेट सिंड्रोम. ठीक है, रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स करता रहता है बच्चा, फ्लैपिंग एंड क्लैस्पिंग ऑफ द हैंड्स करता रहता है, खुद के ही हाथ के साथ वो खेलेगा. ठीक है, और इम्पेयरमेंट इन एबिलिटी देखना. तो अगर स्पेसिफिसिटी ऑफ एज दी हुई हो कि 6 मंथ्स तक तो बच्चा एकदम ठीक था, 6 महीने के बाद सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिले हैं, तो क्या होने वाला है बच्ची को? रेट सिंड्रोम. अगर स्पेसिफिसिटी ये भी दी हो कि 6 महीने के बाद और स्पेशली गर्ल है उसका जो हेड ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है, वो अपने हैंड को फ्लैपिंग एंड क्लैस्पिंग कर रहा है, तो क्या प्रेजेंट कर रहा है वो? रेट सिंड्रोम को. इम्पेयरमेंट एंड एबिलिटी टू टॉक, वॉक, ईट एंड ब्रीथ. ब्रीथ स्पेल्स देखा था हमने, बच्चा ब्रीथ भी अच्छे से नहीं ले पाएगा तो क्या हो जाएगा? साइनोसिस, ब्लू कलर का बेबी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ना अच्छे से चल पाएगा, ना वो अच्छे से बात कर पाएगा, ना वो अच्छे से खा पाएगा और ना ही ब्रीदिंग ले पाएगा. ठीक है, तो रिमेंबर फॉर दैट टॉक, वॉक, ईट एंड ब्रीथ वो अच्छे से कर पाएगा नहीं. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. तो देखो, और स्टेजेस होते हैं रेट सिंड्रोम के प्रोग्रेशन के वाइज, क्योंकि 6 मंथ्स तक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जैसे एज बढ़ेंगी इसका जो है वो सीवियरनेस बढ़ेगा, तो जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. अभी बताया कि अर्ली साइन 6 to 18 मंथ का होता है, रिग्रेशन 18 to 4th ईयर तक होता है, प्लेट्यू 2nd to 10th ईयर तक, और डिटेरियोरेशन जो है वो 6 to 7 ईयर तक और ऑनवर्ड से बढ़ता ही रहता है. अर्ली साइन 6 to 18 मंथ्स के जो है उसमें माइल्ड सिम्टम्स ऑफ रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स, डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, डिफ़िकल्टी इन दी क्रोइंग एंड सीटिंग एंड फीडिंग डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी. दूसरा है रिग्रेशन, 1 से लेके 4 साल तक देखने को मिलेगा. सिम्टम्स सच एज रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, और मोर विजिबल मोबिलिटी इश्यूज इंक्रीजेज. ठीक है, प्लेट्यू 2nd to 10th ईयर,
देखो ये भी आ सकता है कि रिग्रेशन रेट सिंड्रोम के कौन से स्टेज को बोलेंगे, फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, प्लेट्यू में सेकेंड टू 10th ईयर, स्लोइंग डाउन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज इज ऑफन माइल्ड मिसलीडिंग, हाउएवर एपिसोड ऑफ द सीजर आर सीन। यहाँ पे क्या होता है प्लेट्यू में कि जो सिम्टम्स देख रहे हैं उसमें अभी स्लोइंगनेस देखने को मिलेगा, बहुत ही धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर होता क्या है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीवियर हम बताएं कि सीज़र आने की शुरुआत होती है, बराबर, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जिसको बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। भले ही और ये मिसलीडिंग भी करता है, हमको यूँ लगता है कि जैसे रेट सिंड्रोम मिट चुका है क्या, बच्चा क्योर हो चुका है, पर उसका तो क्योरनेस ही नहीं है। पर क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स स्लो होता है तो हमको ऐसा वहम होता है, एक मीथ होता है कि ये ऐसा हुआ है, पर सच में ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द लास्ट स्टेज इज़ ऑन द डिटोरियोरेशन फेज, 6 से 7 ईयर्स और ऑनवर्ड्स ये बढ़ता रहता है, उसमें मोबिलिटी का इश्यूज फर्दर इंक्रीजेज होता है ड्यू टू द मसल सफरिंग एंड लॉस ऑफ मसल्स टोन। इन सम चिल्ड्रन देयर इज ऑल्सो द स्कोलियोसिस और एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ओके, आपको ये तो बता दिया है कि जो स्कोलियोसिस है वो एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन की प्रॉब्लम है। हैव यू नोइंग ऑफ अबाउट ऑफ दैट कि जब भी स्पाइन का कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइन जो है एक कोई सीधी चीज़ नहीं है, जो स्पाइनल कोड बोलते हैं ना हम, ये चीज़ है, बराबर। तो स्पाइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सीधी हो। स्पाइन कहाँ से निकलती है, तो ऑक्सीपिटल बोन के फोरामेन मैग्नम में से वो पूरी निकलती है और वर्टिब्रेट में पूरा सिचुएटेड होता है। स्पाइन जो है थोड़ी लचकदार होती है जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप बनते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सर्वाइकल 7 होगा, थोरेसिक 12 होगा, लंबर 5 होगा, सैक्रम होगा एंड कॉकिक्स होगा। होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम होती है, कितने प्रकार की प्रॉब्लम, 3, एक काइफोसिस, एक लोडोसिस और एक स्कोलियोसिस। यहाँ पे हमारे साथ बात की हुई है स्कोलियोसिस की, मतलब कि स्पाइन जो है वो खुद का लैटरल कर्वेचर बनाएगी, एस शेप बना देंगी, ठीक है। ये भी जो है वो रेट सिंड्रोम के डिटोरियोरेशन फेज में देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपके माइंड में तुरंत आ रहा है लाइक ऑफ दी, बराबर एक लाइट की रोशनी के जैसे, तो आप जो है वो कमेंट में लिखिए, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ सुना, सोते सोते सुना तो वो नींद में ही जाएगा, फिर वो आपकी सपने वाली मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। अच्छे से यू थिंक लाइक दैट कि वी हैव अटेंडिंग ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस, मैडम हमारे सामने है, ठीक है, तो ऐसे अटेंड कीजिए क्लासेस, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा, है ना। चलो, current translations research efforts for Rett syndrome fall into the 3 general categories। उन्होंने बताया कि एक थेरेपीज है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, क्योर नहीं हो सकता, पर रेट वाले को हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके, वो इम्प्रूव थोड़ा और ज़्यादा जी सके, है ना, तो उसके एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब द पेशेंट एंड फैमिली फिजियोथेरेपी देंगे, हॉर्स बैक राइडिंग, स्विमिंग, म्यूज़िक थेरेपी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग उसको करवाएंगे। ट्रीटमेंट में इम्प्रूव साइंटिफिक इश्यूज अफेक्टिंग द पेशेंट, एग्जिस्टिंग ड्रग्स, डाइट अल्टरेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यू टारगेट आइडेंटिफिकेशन, न्यू टारगेट एंगेजमेंट एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट होगा। क्योर्स कैसे होगा, तो रिस्टोर MECP2 फंक्शन। व्हाट इज़ द MECP2? इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, क्योंकि रेट सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जीन थेरेपी देंगे, प्रोटीन रिप्लेसमेंट करेंगे, जीन एडिटिंग करेंगे, एक्स क्रोमोसोम का रीएक्टिवेशन करवाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर गर्ल्स में होने वाली बीमारी है, नॉनसेंस म्यूटेशन रीड थ्रू। ओके, क्लियर। आप आई होप कि आपको पूरा रेट सिंड्रोम समझ आया होगा, ठीक है। MMR vaccine has been controversially associated with the development of the following psychiatric disorder। MMR मतलब कि ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है ये? ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। बोला जाता है कि MMR की वैक्सीन 9 मंथ्स पे दी जाती है। MMR का मतलब है मिजल, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है। अगर हमने बच्चे को ये वाली वैक्सीन दी तो उसमें कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है? MMR तो हम किसी से बचाने के लिए देते हैं, पर अगर बात करें कि इससे ही कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, सभी बच्चों में नहीं होता है, बराबर 1%, 2%, मतलब कि कम से कम चांसेस रहता है कि MMR देने के बाद बच्चों को ये हो सकता है। तो क्या बच्चों को ऑटिज़म हो सकता है, ADHD हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन होगा या स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है।
तो ऑब्वियसली जब हम MMR के वैक्सीन देते हैं, बच्चों में जो है वो ऑटिज़म होने के चांसेस रहते हैं। क्या चांसेस रहते हैं? ऑटिज़म होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑटिज़म, ऑटिज़म क्या है। और देखो, ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है कि जो आज तक के सारे पेपर्स में पूछी गई है, आज तक के सारे पेपर्स में पूछी गई है। किसी भी तरह से उसको चेंज करके पूछे या डायरेक्टली पूछे। ठीक है, तो ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद एंड रिलेट्स टू अदर पीपल। वो दूसरे लोगों के साथ कैसे बात करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ दे मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। वो अपने आसपास के वर्ल्ड में, एनवायरनमेंट में कैसे सेटअप हो सकता है। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम कंडीशन। दिस मीन्स दैट वाइल ऑल पीपल विथ ऑटिज़म शेयर सर्टन डिफ़िकल्टीज, जो भी पीपल्स ऑटिज़म में है उनको हम देखें तो सारे के सारे लोगों को एक जैसी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। देयर कंडीशन विल अफेक्ट दैम इन डिफरेंट वेज, और वो सबकी सारी कंडीशंस अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती दिखाई देती है। समझ आ गया? ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, वो हर एक पर्सन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। एक तो बोलने की कम्युनिकेशन वाइज, और एक तो उनके सराउंडिंग में उनको क्या है, सेटअप होने के वाइज। ठीक है, ये हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े ऑटिज़म के बारे में और जाने तो देखो क्या है कि 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कितने लेवल? 3 लेवल। क्या होता है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लेवल 1 रिक्वायर सपोर्ट, उसमें बच्चे को सपोर्ट चाहिए। मे हैव अ हार्ड टाइम कम्युनिकेटिंग विद न्यूरोटिपिकल पीयर्स, उसके लिए ये बहुत ही हार्ड टाइम है। वो अपने ही पीयर्स के साथ, मतलब अपनी ही जितनी एज के बच्चों के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिले है, तो वो माइलस्टोन यहाँ पे नहीं आएंगे जो दूसरे नॉर्मल बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको चाहिए सपोर्ट। अभी है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लेवल 2 require substantial support, may find it hard to communicate in a socially acceptable way, और autism spectrum disorder level 3 requires very substantial support, may be entirely unable to mask and have very high burdens of self regulation। बराबर, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके फंक्शंस बढ़ते हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ हिलना मिलना जुलना, अपनी एक्टिविटीज़ सब बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी वर्क और सिचुएशन टफ होती जाएगी। ठीक है, चलो साइंस ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म के क्या साइन होते हैं? इश्यूज़ विद कम्युनिकेशन, चाइल्ड डजंट रिस्पॉन्ड टू हिज और हर नेम, उसका नाम भी बोलोगे ना कि रामलाल क्या कर रहे हो, फिर भी रामलाल को नहीं पता है, मुझे ही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, वो क्लास में बैठा ही रहेगा खुद में खोया हुआ। ठीक है, फिर रिपीटेटिव मूवमेंट्स और स्पीच पैटर्न्स, बराबर, मतलब कि एनकोप्रेक्सिया, बराबर है ना, ओके। इकोप्रेक्सिया और इकोलेलिया है ना। इकोप्रेक्सिया मतलब कि मूवमेंट करते रहना, और इकोलेलिया मतलब कि बोल 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 करना, ये दोनों ये करता है। रिपीटेटिव मूवमेंट एंड स्पीच पैटर्न्स करना। प्रीफर टू बी अलोन, इसको अकेला रहना ही पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टी है, डेवलपमेंटल डिले है। अगर कोई बच्चे ने उसको बुलाया, सराउंडिंग में उसको सेटअप करने का हुआ, तो वो तो नहीं कर पाएगा, और उसको सेमनेस फील होगा, उसको शर्म आएगी। इसलिए वो क्या करता है, उसको अकेला ही रहना, अकेला खेलना, अकेला खुद से बातें करना, खुद के हाथों को देखना, यही पसंद होता है। किसी के भी साथ सोशली उसको मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना पसंद होता नहीं है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, वो किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं मिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो आई कॉन्टैक्ट मिलाएगा तो कोई उसे बुलाएगा ना। ठीक है, एसेंट्रिक वे ऑफ मूविंग। ठीक है, फिर सेंसिटिव टू लाउड नॉइजेस, अगर ज़्यादा वॉइस आएगा, ज़्यादा नॉइज़ किसको बोलते हैं? हैव यू नोइंग फॉर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइज़? चलो, क्या डिफरेंस है? एक म्यूज़िक होता है और एक नॉइज़ होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो सुनने से हमको मज़ा आए। ठीक है, वो म्यूज़िक है। फिर उसका साउंड जो है वो भी हमारे डेसिबल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक नॉइज़ ऐसी चीज़ है कि भले ही धीरे बज रहा है, पर यार बज क्या रहा है, ये कौन सा सॉन्ग बज रहा है, बंद कर इसको, मुझे इरिटेशन हो रहा है, या इतने ज़ोर ज़ोर से गाने कौन बजाता है, बंद कर, मेरे कान फट जाएंगे, बराबर, मैं इरिटेट हो गया, ये होता है नॉइज़। ठीक है, और कोई क्या होता है, डीजे पे गाने चालू करके नाचेगा,
है ना, और हम क्या है, जैसे भी ज़्यादा वॉइस हुआ बंद करो इसको, तो ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनको वो साउंड जो है म्यूज़िक लगेगा, हमारे लिए वो नॉइज़ है, ठीक है। ओके, ट्रबल इंटरप्रेटिंग वॉट अदर्स फील, बराबर उनको ट्रबल होती है कि इसमें कि यार लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, यार लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। देखो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जब हम पढ़ते हैं, हम साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये आती है कि बहुत सारे सिम्टम्स हमको ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि ये तो मेरे अंदर है, अच्छा ये तो मैं भी करती हूँ, ओके ये तो मुझ में भी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वी आर नॉर्मल। ओके, सिर्फ पढ़िए, समझिए और याद रखिए। चलो आगे क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सीन ओनली इन फीमेल्स, बराबर अभी पढ़ा है, इतनी सारी कथा की है, प्लीज़ गलत मत करना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा है ये? ऑटिज़म देखने को मिलता है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम, रेट्स डिजीज़ या कॉटार्ड डिजीज़। तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल या गर्ल्स में देखने वाला डिजीज़ है रेट्स डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, है ना। चलो वेरी गुड, ठीक है। अभी एस्पर्जन सिंड्रोम क्या है? तो एस्पर्जन सिंड्रोम भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, जो पर्सन्स की ऐसी एबिलिटी को अफेक्ट करेगा जो दूसरे पर्सन्स से मेल जुल नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, सराउंडिंग को, वर्ल्ड को समझ नहीं पाएगा, एंड बिहेव जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो है पर्सन की एबिलिटी, इंटरेक्ट विद अदर्स, अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड एंड बिहेव, ये सब वो नहीं कर पाएगा। इट्स टाइप ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एस्पर्जन सिंड्रोम को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, एंड इज समटाइम्स रेफर टू एज हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, या फिर उसको कभी कभी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म मतलब कि ASD लेवल 3 भी बोल सकते हैं। चलो वेरी गुड। अभी क्या है कि एस्पर्जन सिंड्रोम इज अ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी दैट इज डिफाइंड बाय इम्पेयरमेंट्स इन द सोशल रिलेशनशिप, verbal and non-verbal communication, and by restrictive repetitive patterns of behavior, interest and activity। जो उसको पसंद है बोलना, करना, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, वही वो करता रहेगा और कुछ नया सीखने में उसका कोई भी इंटरेस्ट होगा नहीं, ठीक है। सबके जो है बोले तो डेफिनेशन एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो बाकी याद तो सब रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस और एग्जामिनर हमको पूछ के पेपर नहीं बनाएंगे, और जैसे जैसे आप जितने आगे बढ़ते जाओगे, यस निकलते जाएंगे, पेपर उतना टफ बनता जाएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ ही लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि आप देखो, मैं बोलती रहती हूँ कि आप रिवाइज़ कीजिए, प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज, रिट्राइवल एंड रिकॉल, ये ऐसी की है ना, की टू द सक्सेस है, की टू द सक्सेस है, बराबर। देखो कंटाला सबको आएगा, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, पर पढ़िए। अगर एक बार पढ़ लिया ना, ठीक है, एक बार योगदान दे दिया ना, सच में दूसरी बार नहीं देना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो बार बार देना पड़ेगा, ओके, इसलिए पढ़िए। साइंस ऑफ एस्पर्जर सिंड्रोम क्या देखने को मिलता है? देखिए, डिफ़िकल्टी विद सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी टू सेंसरी असॉल्ट्स, बराबर, मतलब कि एक बलून भी फूटा ना तो भी उसको सेंसरी असॉल्ट है ना, ये तो सुनने की प्रक्रिया, तो भी उसको इरिटेशन होगा। एक्सट्रीम फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब उसको व्हीकल्स पसंद है तो वो सिर्फ वही देखता रहेगा। डिफ़िकल्टी विद चेंजेस इन रूटीन्स, अगर उसका रूटीन चेंज होने की बात आई तो वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो टाइम में सेट कर पाएगा खुद को। चैलेंजेस विद एम्पैथी, किसी को सहानुभूति नहीं दे पाएगा। एंगेजिंग इन स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही जैसी एक्टिविटी में वो लगा रहेगा, ठीक है। चलो अभी दूसरे सिम्टम्स, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस, डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग रिलेशनशिप, लैक ऑफ यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेस्चर्स, जेस्चर्स को नहीं समझ पाएगा, इनएबिलिटी टू रिस्पेक्ट इंटरपर्सनल बाउंड्रीज, इश्यूज विद प्रॉक्सिमिटी, स्टीरियोटाइपिकल एंड रिपीटेटिव मोटर पैटर्न्स, एक जैसी एक्टिविटी करेगा, लैक ऑफ और एग्रीगेटेड फेशियल एक्सप्रेशन, कन्फ्यूज्ड, डिस्ट्रेस बाय जॉक्स, सार्केज्म और आयरनी, कोई जॉक सुनाएगा फिर भी वो कन्फ्यूज़न में रहेगा, यार ये सब क्यों हंस रहे, पागल है क्या, मेरे को तो हंसी नहीं आ रही है, ये वैसा रहेगा। डिले इन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, अगर उसको कुछ नया सिखाने के लिए छोड़ा तो बिल्कुल नहीं सीखेगा, और या फिर बहुत ही लेट सीख पाएगा। एंड डिफ़िकल्टी विद कोऑर्डिनेशन भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है कि स्ट्रेटेजीज फॉर कोपिंग विद ऑटिज्म, अगर कोई बच्चा ऑटिज्म वाला है तो उसमें एस्पर्जर था, अभी ऑटिज्म आया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, है ना।
कि ऑटिज़म वाला है तो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे कि बच्चा कोप अप कर पाए, कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ में वो जो पार्टिसिपेट कर पाए। लुक फॉर सपोर्ट ग्रुप्स एंड क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मेडिकेशन देंगे। बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स लाइक ऑक्यूपेशनल थेरापी एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंटल इंटरवेंशन। डाइटरी चेंजेस लाइक ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री गाइडलाइंस देंगे। कैसा देंगे ऑटिज़म में, तो ग्लूटेन फ्री, बराबर, ग्लूटेन फ्री एंड डेयरी फ्री जो है वो गाइडलाइंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हेन इन डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, ऑटिज़म का था। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म सिम्टम्स को क्या बोलते थे, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एस्पर्जर भी एक प्रकार का क्या था, इज वन टाइप ऑफ द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हाई फंक्शनिंग था इसलिए हमने उसको बोला था कि ASD लेवल 3 हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी, फिक्सेशन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और आइडियाज़, लिंग्विस्टिक ऑडिटिस, social difficulties, problems processing physical sensation, devotion to routines, development of repetitive habits, dislike of change, उसको कोई भी चेंज नहीं चाहिए, focus on self, खुद पे ही ध्यान देगा, unusual movement patterns, ठीक है, ओके। चलो अभी कोटार्ड सिंड्रोम, व्हाट इज़ अ कोटार्ड सिंड्रोम, कितने सारे सिम्टम्स पढ़े ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, अभी है कोटार्ड सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम का मतलब ऑल्सो नॉन एज द कोटार्ड्स डेल्यूजन और वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, बराबर, मतलब कि नॉनसेंस लगेगा, बराबर। देखो, इज अ रेयर साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेल्यूजनल बिलीव्स अबाउट डेथ, फिक्स्ड फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ, फिक्स्ड फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ या थॉट को बोलते हैं डेल्यूजन। देखिए थॉट का डिसऑर्डर है, उसको क्या होगा, डेथ होने वाला डेल्यूजन आएगा, नॉन एग्जिस्टेंस होगा। पीपल विद कोटार्ड सिंड्रोम में बिलीव दे आर डेड, वो ऐसा मानेंगे कि हमारा ना बॉडी का इतना पार्ट डेड हो चुका है, या मैं मर चुकी हूँ, मैं तो भूत हूँ और मैं घूम रही हूँ, डाइंग और इमोर्टल, और दैट दे हैव लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स। दे में ऑल्सो एक्सपीरियंस हेल्यूसिनेशन, पर्टिकुलरली ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी वंस, उनको हेल्यूसिनेशन भी होंगे, और हेल्यूसिनेशन में भी स्पेशली ऑल्फैक्टरी मतलब कि सेंस ऑफ द स्मेल, और ऑडिटरी मतलब कुछ सुनाई देगा कि जैसे मुझे यमराज खुद आके बुला रहे कि चलो कब आना है मेरे साथ, मर चुके हो आप, आत्मा हो, चलो मेरे साथ। ये कोटार्ड सिंड्रोम है। देखो ये दिख रहा है कोटार्ड सिंड्रोम कि मेरे एक बाजू का बॉडी का पार्ट तो पूरा मर चुका है, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, ऐसा लगेगा कोटार्ड के अंदर। कोटार्ड सिंड्रोम ऑल्सो नॉन एज दी वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम, rare condition characterized by nihilistic delusion of death or dying. Treatment approaches vary depending on the underlying cause and symptoms, बराबर, but often involve a combination of medication and therapy. कोटार्ड सिंड्रोम में मेडिकेशन जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स कैन हेल्प एलिविएट सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द रियलिटी परसेप्शन, और एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ होती है, मे बी यूज डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कोज, ठीक है। अभी है क्वेश्चन, रेट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, रेट सिंड्रोम में सब देखने को मिलता है एक को छोड़ के, रिग्रेशन ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, ऑटिस्टिक बिहेवियर या मैक्रोसिफाली। तो देखो रेट सिंड्रोम 6 महीने तक अपना कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता था, बच्चा ऐसा ही लगता था जैसे वो नॉर्मल हो। मोस्टली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और बच्चा में भी स्पेशली बेबी गर्ल को अफेक्ट करता है, फीमेल को अफेक्ट करता है। इसमें रिग्रेशन ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स भी होता है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स भी होता है, ऑटिस्टिक बिहेवियर भी देखने को मिलता है। पर 6 महीने के बाद बच्चे का हेड ग्रो नहीं करता है, छोटा छोटा होता जाता है, मतलब कि माइक्रोसिफाली होता है, ना कि मैक्रोसिफाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है। देखो रेट सिंड्रोम में यहाँ पे प्रॉपर इसके बारे में बताया है। तो स्टेजेस एंड इंटरवेंशन देखिए, रेट सिंड्रोम क्या है। रेट सिंड्रोम इज़ अ रेयर कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, कब, 6 महीने के बाद। अर्ली स्टेजेस सिम्टम्स टिपिकली डेवलप बिटवीन 6 and 18 months ऑफ एज, या आप बोल सकते हो आफ्टर 6 months, ठीक है। एंड कैन इंक्लूड क्राइंग और इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी क्राउलिंग और वॉकिंग, क्राउलिंग करके चलता है ना बच्चा, ये दिखाया ना आपको, वो क्राउलिंग मूवमेंट है, और वॉकिंग नहीं कर पाता। लॉस और डिक्लाइन ऑफ स्पीच स्किल्स, लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, वीक और फ्लॉपी मसल टोन्स,
मूवमेंट डिसऑर्डर, स्लोड हेड ग्रोथ, उसका हेड ग्रोथ कैसा हो जाएगा 6 महीने के बाद, स्लो हो जाएगा, मतलब हेड बनेगा माइक्रोसिफाली, और एपिलेप्सी भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू के ऊपर, इंटेलिजेंट क्वोशंट के ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को निकालने के लिए यूज होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई ऑफ 100, है ना। चलो क्या है, पर्सन विथ आईक्यू बिलो डैश इज कंसिडर्ड टू बी मेंटली रिटार्डेड। ऐसा एमआर मेंटली रिटार्डेड वाला पेशेंट है तो उसका आईक्यू कितने से कम होगा, 60 से, 70 से, 80 से या 100 से। तो जो पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है उसका आईक्यू बिलो 70 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। उसका आईक्यू 70 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आईक्यू का स्कोर है, अगर 1 to 70 है तो एकदम लो, 71 to 84 है तो बिलो एवरेज है, 85 to 115 है तो एवरेज है, 116 to 144 है तो अबोव एवरेज है, 145 to 159 है तो हाई है, और 160 प्लस है तो वो जीनियस पर्सन है। ठीक है, चलो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, उसमें आता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। पहला देखेंगे हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। क्या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इसके अंदर कि बच्चा एजुकेबल होता है, बच्चा पढ़ पाता है, जिसका आईक्यू 50 to 69 होता है, मेंटल एज उसका 9 to 12 ईयर ही रहता है, भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका मेंटल एज सिर्फ कितना रहेगा, 9 to 12 ईयर ही रहेगा। स्कूलिंग अप टू 6th क्लास, वो स्कूल में 6th क्लास तक ही पढ़ पाता है। इंडिपेंडेंट लिविंग, कैन वर्क अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क, उसको ऐसा काम करना पसंद होता है जिसमें कोई भी स्किल को यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, ये हो गया माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। जो एजुकेबल होता है, 6th क्लास तक पढ़ पाता है, पूरा जीवन 9 to 12 ईयर तक का ही रहता है, मतलब उसका मेंटली वो इतना ही सोच और काम कर पाएगा जो 9 से 12 साल का बच्चा कर पाता है। उसका आईक्यू 50 to 69 होता है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जो ट्रेनेबल होता है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, उसका आईक्यू 35 to 49 होता है। उसका मेंटल एज सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 ईयर्स का ही रहता है पूरा जिंदगी। स्कूलिंग वो सिर्फ 2nd क्लास तक ही पढ़ पाता है। नीड सपोर्ट फॉर लिविंग, उसको रहने के लिए, जीने के लिए सपोर्ट चाहिए। कैन वर्क अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क। देखो ये सब ज़रूरी है, इसमें से की पॉइंट्स पूछे जाएंगे। बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 साल तक का ही रहता है पूरी ज़िंदगी मेंटल एज, तो वो क्या है, मॉडरेट। अगर बच्चा 9 से 12 साल की मेंटल एज रहती है तो वो क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ये सब इसीलिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो डिपेंडेंट होता है, वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाएगा, किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उसका आईक्यू जो है वो 20 to 34 होता है। मेंटल एज उसकी होती है 3 से 6 ईयर्स। नो फॉर्मल एजुकेशन, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता। नीड्स अटेंशन फॉर लिविंग। कैन वर्क सिंपल टास्क अंडर द सुपरविजन, वो सिंपल टास्क भी सुपरविजन के अंदर ही कर पाता है। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, कस्टोडियल, आईक्यू लेस देन 20 होता है, मेंटल एज लेस देन 3 ईयर होता है। नो फॉर्मल एजुकेशन, नीड्स कंटिन्यू सपोर्ट एंड सुपरविजन फॉर लाइफ, उसको कंटिन्यू सपोर्ट और सुपरविजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अभी आईक्यू 130 से ज़्यादा है, वेरी सुपीरियर, 120 to 129 है, हाई सुपीरियर, 110 to 119 है, अबोव एवरेज, 90 to 109 है, एवरेज या नॉर्मल, 80 to 89 है, लो एवरेज, 70 to 79 है, बॉर्डर लाइन, 70 to 89 को भी बॉर्डर लाइन बोलते हैं। इडियट 0 to 25 आईक्यू, उसको इडियट बोलेंगे। इमेसिबल 26 to 50 एंड मोरॉन 51 to 70, ठीक है। अभी आईक्यू को फिर से देखिए, और वो भी बॉर्डर लाइन वाले से, बराबर बॉर्डर लाइन से वेरी सुपीरियर तक देखेंगे। 70 to 79 बॉर्डर लाइन, या 70 to 89 हो तो भी, 80 to 89 लो एवरेज, 90 to 109 एवरेज या नॉर्मल, 110 to 119 अबोव एवरेज, 120 to 129 हाई सुपीरियर, 130 से ज़्यादा वेरी सुपीरियर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आईक्यू इज़, आईक्यू क्या है मैंने आपको बताया था, अगर आपका ध्यान होगा तो आपको तो आंसर मिल गया है। आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मेंटल एज माइनस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मैंने बताया था क्या,
ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज अभी हमने सीखा क्या होता है, कितने साल तक का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड में। और जो उसका बोला क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब उसका एक्चुअल रियल एज क्या है, उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैचलर इंटेलिजेंस स्केल स्कोरिंग, एवरेज IQ ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड इज, एवरेज IQ नॉर्मल चाइल्ड का कितना होगा। ये जो स्केल है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल अभी पढ़ा ना, वही यही है, वो उसमें क्या होगा 50, 75, 90 या 11, 111। तो क्या आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 90 होगा नॉर्मल चाइल्ड का, बराबर। 16 ईयर ओल्ड मेल इज फाउंड टू हैव अ मेंटल एज ऑफ 9 ईयर। 16 साल का आदमी, उसका जो बोल सकते हैं IQ सिर्फ 9 ईयर जितना ही आ रहा है, मेंटल एज सिर्फ 9 ईयर ही आ रही है, टेस्टिंग किया ना, तो क्या हो सकता है, मैंने बोला था ना कि ये सारे की पॉइंट्स से ध्यान देना। क्या हो सकता है बोलो, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है। 16 साल का है पर उसकी मेंटल एज तो कितनी है, 9 ईयर। तो क्या होगा, ये क्या होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अ पेशेंट विद IQ 30 विल बी डायग्नोज्ड विद, जिस पेशेंट का IQ 30 होता है वो किस में डायग्नोज्ड होता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में, या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में। तो जिसका IQ 30 होता है वो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में कंसिडर किया जाता है। कॉमनली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड, इंटेलिजेंट टेस्ट में कौन कौन सी स्केल यूज़ होती है, एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, उसमें कॉफमान असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें आता है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, बच्चों के लिए कौन सा, कॉफमान असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, और एडल्ट के लिए बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। बैचलर एडल्ट के लिए भी स्केल है और बैचलर बच्चों के लिए भी है। वुडकॉक जॉनसन टेस्ट फॉर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, और भाटिया बैटरी टेस्ट भी आता है। याद रखना, कॉमनली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, कॉफमान असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, वुडकॉक जॉनसन टेस्ट फॉर कॉग्निटिव एबिलिटीज, एंड भाटिया बैटरी टेस्ट। What is the new name for mental retardation according to DSM-5? According to DSM-5 में मेंटल रिटार्डेशन को मेंटल रिटार्डेशन नहीं रखा गया है, उसका नाम चेंज कर दिया, उसको नया नाम दिया। वो क्या है, मेंटल हैंडीकैप बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन वाले को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या लूनाटिक पर्सन बोलते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन नॉर्सेट में आ चुका है, उसमें भी पूछा था कि मेंटल रिटार्डेशन की जगह अभी क्या यूज़ होता है, और हमने लिखा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या लिखा था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, DSM-5 के अकॉर्डिंग ये चेंज कर दिया गया है। बेस्ट थेरापी शूटेड टू टीच डेली लाइफ स्किल टू अ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड, बराबर। ऐसी तो कौन सी बेस्ट थेरेपी है जो डेली लाइफ स्किल को सिखाने के लिए काम आएगी, जो बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट, कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन, या सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो बात बच्चे की है, उसको मेंटली चैलेंज बच्चा है और उसको डेली लाइफ टीच करनी है, तो बेस्ट थेरेपी जो है वो होती है कंटिंजेंसी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होता है, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी ये तो पता होना चाहिए ना कि कंटिंजेंसी मैनेजमेंट क्या है। तो देखो कि कंटिंजेंसी मैनेजमेंट इज अ बिहेवियरल थेरेपी दैट रिवॉर्ड्स पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस विद इंसेंटिव। मतलब कि बच्चा जो है वो खाना तो खाता है, पर कैसे खाता है, पूरा खाना जो है उसमें से आधा खाना तो वो ज़मीन पे गिराएगा। ठीक है, फिर भी उसको डांटना नहीं है, ठीक है, उसको बोलना है कि वेरी गुड, आज तो तुमने अच्छे से खाना खाया। फिर उसको धीरे धीरे से वो ऐसा खाना सीख जाएगा। फिर अगर बच्चा 2 बटन भी जो है वो अपने आप से बंद कर पाता है तो उसको बोलना है अच्छा भाई, आज तो तुमने बहुत अच्छा, रिवॉर्ड देना, उसको गिफ्ट देना है उसके कोई भी अच्छा काम के लिए। ठीक है, उसको एनकरेज करना है तो जाके वो आगे खाना खुद से खाएगा। अगर आपने बोला कि ये खाया नहीं उससे ज़्यादा तो तूने नीचे गिराया है, तो दूसरी बार वो खाएगा ही नहीं।
ठीक है, वो चीज़ को छुएगा ही नहीं। इससे अच्छा है कि आप उसको रिवॉर्ड दें, आप उसको अच्छी तरीके से समझाएं कि अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चम्मच से खाना सीखा है, भले गिरता है, ठीक है, और उसको हर एक बार आपको रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है। ये होता है कंटिजेंसी मैनेजमेंट। अ चाइल्ड फाइंड्स डिफ़िकल्टी टू स्पेल एंड रीड। बच्चे को स्पेलिंग में और पढ़ने में डिफ़िकल्टी है, अदरवाइज इज IQ इज़ नॉर्मल, बाकी तो उसका IQ नॉर्मल है। इंटरैक्ट्स वेल विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड, और हम बोले ना तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स से भी इसका तो इंटरेक्शन अच्छा है। विजन इज़ नॉर्मल। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन इज़, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉब्लम है, दरसिल वाली, है ना, तारे ज़मीन पर दरसिल था ना, वो वाली प्रॉब्लम है। आमिर खान वाला मूवी याद आ रहा है, जिसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में और लिखने में तकलीफ होती थी, सारी ABCD वो ग्रीन बोर्ड पे से उठ के उसके सामने जैसे कि घूम रही है वैसा होता था, है ना। तो क्या था उस दरसिल को, ADHD था, डिसलेक्सिया था, ऑटिज्म था, या फिर एस्पर्जर सिंड्रोम था, तो उसको था डिसलेक्सिया। क्या था उसको, डिसलेक्सिया था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बराबर। देखो डिसलेक्सिया क्या होता है, एज ए चाइल्ड गेट्स ओल्डर डिसलेक्सिया कैन ऑफन लुक लाइक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो छोटा होगा तब तो वो पढ़ता ही नहीं है, तो जिससे कि उसमें देखो ये क्या है कि स्पेलिंग को वो जो है अच्छे से रख नहीं पाएगा, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स, रेल्यूक्टेंस टू रीड अलाउड इन क्लास, बराबर, अब जोर से क्लास में किसी पढ़ने को बोला तो वो नहीं पढ़ पाएगा। फिर कन्फ्यूजिंग लेटर्स, ये P है या Q है, B है या D है, विथ सिमिलर सेप्स वाले लेटर को भी वो नहीं समझ पाएगा। और एनिमल नहीं एमिनल बोलेगा, क्या बोलेगा, एमिनल, मिक्सिंग अप द पोजिशन ऑफ साउंड्स इन अ वर्ड, ठीक है, ये होती है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम। 14-year-old boy has difficulty in expressing himself in writing and makes frequent spelling mistake। 14 साल का बच्चा है, वो अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पाता है राइटिंग से और बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता है। कि पासिस इज एग्जामिनेशन विद पुअर मार्क्स, वो पास तो हो जाता है पर बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। However, his mathematical ability and social judgment are appropriate for his age। पर हम देखें ना तो उसकी अभी जो रियल एज है ना उसके वाइज उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी तो आप ना पूछो बात, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइडेशन तो फटाफट करके देता है, और सोशल एडजस्टमेंट भी उसका अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन होता तो सब उसका डिस्टर्ब्ड होता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ है तो फिर मैथ्स भी नहीं पढ़ पाता, या एग्जामिनेशन का डर है, तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। स्पेसिफिक कोई चीज़ को ही नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ये मुझे सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, पर भाई वो भी तो काउंट होने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा। उसमें फेल हो गया और सब में 100 आया तो किस काम का, फेल तो फेल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ओके। अभी एपेटाइट फॉर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, कैसा खाना खाता है ये, नॉन न्यूट्रिटिव के, जो खाने से ना कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है, मिट्टी खाएगा, बराबर। फिर कहीं से वो पार्टी पहनाती थी पता है, चौक खा जाएगा, ठीक है, बाल तोड़ के बाल खाएगा, ठीक है, दीवार पे से वो चूने की पतलियाँ उखाड़ के वो खा जाएगा, तो ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, पिका, एनोरेक्सिया, बुलीमिया या बिंज, जिसको बोलते हैं पिका, क्या बोलता है, पिका। और आपने सुना हो तो लड़कियों को हैबिट होती है एक मुल्तानी मिट्टी करके आते हैं वो खाने की, है ना, ओके। चलो तो ये है पिका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऐसा मत खाना, वो नॉन न्यूट्रिटिव, ऐसा खाओ कि जिसमें न्यूट्रिशन हो, है ना। चलो वॉट इज़ पिका, देखो क्या खा रहा है, एन एबनॉर्मल डिज़ायर टू ईट सब्सटेंसेज दैट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ऐसी चीज़ें खाने की आदत और ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होगी कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, सच एज हेयर खाएगा, उसको बोलते हैं ट्रिकोटिलोफेजिया, क्या बोलता है, ट्रिकोटिलोफेजिया। सिर्फ हेयर को तोड़ना वो ट्रिकोटिलोमेनिया है, क्या है वो, ट्रिकोटिलोमेनिया, सिर्फ वो खुद के हेयर को तोड़ेगा, दूसरे के हेयर को तोड़ेगा तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना, तो खुद के हेयर को तोड़ेगा ट्रिकोटिलोमेनिया, खुद के हेयर को तोड़ के खा जाएगा ट्रिकोटिलोफेजिया, ठीक है। सॉइल खाएगा, डर्ट खाएगा, पॉटरी यूटेंसिल्स खा जाएगा, या पेंट चिप्स भी वो खाता है, पेपर खाता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी खाएगा जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसको बोलते हैं पिका। अभी
scholastic performance is impaired in all the following except attention deficit hyperactivity disorder, specific learning disorder, anxiety या पिका। तो स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस इज इम्पेयर्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो किस में जो है वो इम्पेयर्ड नहीं होता। तो स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि पिका में जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भले ना सॉइल खाए क्ले खाए, वो खा के भी आधा चौक खाया और आधे चौक से वो लिख रहा है, तो उसमें स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस में पिका में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, पर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में पड़ेगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में भी पड़ेगा और एंग्जाइटी में भी पड़ेगा। बराबर, एंग्जाइटी में भी नहीं बोलते यार पेपर दे के बाहर आया और मुझे तो क्वेश्चन पूरा आता था पर अंदर ना डर और चिंता के कारण याद ही नहीं आया, ये ठीक है। चलो, मोस्ट अनकॉमन इन चाइल्डहुड, मोस्ट अनकॉमन इन चाइल्डहुड इज़, बराबर चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा अनकॉमन क्या है, मतलब नहीं होता है। तो पैनिक डिसऑर्डर, ADHD नहीं होता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं होता है, या सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होता है। तो चाइल्डहुड में बच्चे को कोई पैनिसिटी नहीं होती है कि उसको कमाने जाना है, उसको इतना लिखना ही पड़ेगा, उसको बर्तन धोने ही पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ उसको नहीं होता है, उसको फ्रेंड की पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी। तो पैनिक डिसऑर्डर इसमें नहीं होता। ADHD होता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलता है और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी खास करके तब कि जब उससे कोई छोटा बेबी उसका जो है बराबर यंग वन आ जाए, तब उसको तकलीफ़ होती कि सारा अटेंशन तो उसको मिल रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, ठीक है, और इसके कारण वो रात को बेड वेटिंग करना भी चालू कर देता है, ठीक है। तो ये तो देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है सेपरेशन एंग्जाइटी। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, पैनिक डिसऑर्डर बच्चों के अंदर बिल्कुल कॉमन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो, अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे समझा होता कि कॉमन, तो आप घूमते फिरते ढूंढते फिरते कि आंसर कहाँ है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है, आंसर आपको नहीं मिल रहा है 2 बार पढ़िए, और नॉर्मली क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ा जाता है, ठीक है, नॉर्मली 2 बार ही पढ़ते हैं फिर ही उसको आंसर देते हैं। MChat इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, MChat जो है वो किसके स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, ADHD के, ऑटिज़म के, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए या स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। तो MChat जो है वो किसके लिए होता है, मतलब ऑटिज़म के लिए होता है। किसके लिए यूज़ होता है MChat, ऑटिज़म के लिए। देखो इसका क्या नाम है कि MChat का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर। तो MChat ऑटिज़म को स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ होता है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में आ सकती है। MChat का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या आएगा, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज़म इन टोडलर, ठीक है। अभी ऑल आर ट्रू अबाउट टूरेट सिंड्रोम एक्सेप्ट, बराबर टूरेट सिंड्रोम में सब कुछ देखने को मिलेगा एक को छोड़ के। मोटर टिक्स मोर कॉमन इन फीमेल्स में होता है, एसोसिएशन विद OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। क्या पूछा है, ट्रू किसके बारे में, टूरेट के बारे में, और एक्सेप्ट मतलब कि 3 चीज़ें तो टूरेट के बारे में सही है, एक नहीं है। तो क्या आएगा, वो क्या है, मोर कॉमन इन फीमेल्स नहीं होता है, मोर कॉमन इन फीमेल्स तो रेट सिंड्रोम होता है, इसलिए ये नहीं है। बाकी टूरेट सिंड्रोम में मोटर टिक्स होती है, एसोसिएटेड विद OCD है, और न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट। देखो अभी तक के सारे आपने जो देखे ना डिजीज़ मोस्टली कैसे थे, सारे के सारे ऑटिज़म के रिलेटेड आ रहे थे। अभी ये कैसा आया है, टूरेट किसके रिलेटेड, OCD के रिलेटेड जा रहा है ना। चलो तो इसमें क्या है, देखो क्या पढ़ेंगे हम, ओके, टूरेट सिंड्रोम। टूरेट सिंड्रोम इज ऑल्सो नॉन बाय दी फॉलोइंग नेम्स, क्रॉनिक मोटर एंड वोकल टिक डिसऑर्डर, मोटर टिक एंड वोकल टिक डिसऑर्डर, Gilles-Della Tourette syndrome, also known as the Gilles-Della Tourette syndrome, Tourette disorder, Tourette's disease and TS, Tourette syndrome. याद रखना, Tourette syndrome is also known as the following names, chronic motor and vocal tic disorder, Gilles-Della Tourette syndrome, Tourette disorder, Tourette disease and TS, ठीक है। देखो अभी क्या है, लीगल डेजिग्नेशन दैट इंक्लूड्स बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन दैट वायोलेट्स द लॉ,
बराबर। बच्चा है पर लॉ को तोड़ रहा है, बच्चा है तो क्या हुआ, लॉ को तो तोड़ता है, तो उसको हमारे जैसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जेल में नहीं डालते, उसके लिए सब अलग होता है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, जो लॉ को तोड़ता है उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं, उसको हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं या टिक्स बोलते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा लीगल डेजिग्नेशन दैट इंक्लूड्स बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन दैट वायोलेट द लॉ इज द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूरा उसके लिए रहने का जेल पूरा अलग होगा, उसके अंदर प्रिजन में ना बच्चों को खेलने का, बच्चों को जो बोलते हैं स्कूल भी होगा जहाँ पे वो पढ़ भी पाएगा, ठीक है। और उसको बिहेवियर चेंजिंग टेक्निक सिखाई जाएगी कि उसको अच्छा जो है यूथ बनाया जाए, है ना, क्योंकि वो देश का भविष्य है ना, कैसा भी क्यों ना है। अगर वो बोले थी टेररिस्ट बनेगा तो भी हमारे लिए नुकसान है देश के लिए, और अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो देश के लिए फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए बच्चों पे खास ध्यान दिया जाता है। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या है, अ चाइल्ड विथ एन IQ स्कोर 30 हैज़, ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से आया है ना, कि जिसका IQ स्कोर 30 होता है उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड, तो उसको बोलते हैं क्या, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जिसका IQ 30 है। अभी द डिसऑर्डर इन विच द चाइल्ड फ्रॉम इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, वो यूरिन पास कर देता है स्लीप के टाइम, मतलब कि बराबर रात में यूरिन पास कर देता है, तो वो क्या है, इनकॉन्टिनेंस है, सोमनम्बुलिज्म है। सोमनम्बुलिज्म मतलब कि रात में चलना, नींद में चलता है, बराबर, ऐसा तो बोला नहीं है। एन्यूरेसिस है, मतलब कि बेड वेटिंग करना, और यूरोसाइकोजेनेसिस है, ऑब्वियसली ये तो बेड वेटिंग हो रहा है ना, बराबर। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, तो उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बराबर एनकोप्रेसिस बोला होता तो वो क्या कर लेता है, अंदर स्टूल पास कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, एन्यूरेसिस, ठीक है। चलो, द मेजर कोज ऑफ एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन इज, बच्चा बेड वेटिंग क्यों करता है, उसका मेजर कोज क्या है, रीज़न बताओ। मैंने बताया था, अगर आपको पूरा ध्यान होगा ना लेक्चर में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आ जाएगी। ओवर प्रोटेक्शन बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स उसको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसलिए। इमोशनल इनसिक्योरिटी इन अ चाइल्ड, उसको इमोशनली इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड एट बेड टाइम्स, या डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है इसलिए वो बेड वेटिंग करता है। नहीं, मैंने क्या बताया था, उसका यंग वंस आ गया है, उसका छोटा भाई या छोटी बहन आ गई है, अभी अटेंशन पूरा किसको मिल रहा है, उसको, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है बेचारे पे, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको इमोशनल इनसिक्योरिटी फील होती है, इसलिए वो खुद पे अटेंशन पाने के लिए क्या करता है, बेड वेटिंग करना चालू कर देता है कि अब ये लोग मुझे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन है, डिसलेक्सिया, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर या चाइल्डहुड ऑटिज्म। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आएगा, डिसलेक्सिया, जिसमें क्या है, लिखना और बोलना नहीं हो पाएगा, बाकी मैथ्स के सम तो ज़बरदस्त गिनता है वो, है ना, तारे ज़मीन वाला दरसिल, पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ भी इसकी अच्छी खासी बनती है ना। तो क्या है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। Which of the following is an example of intellectual disability? Intellectual disability का example dyscalculia, mental retardation, hyperkinetic disorder या childhood autism। तो intellectual disability का example है क्या, डिसकैल्क्यूलिया, बराबर है, नहीं, क्या आएगा, मेंटल रिटार्डेशन आएगा। देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको भी चेक कर रही हूँ कि आप में ध्यान है या नहीं है, बराबर, आप में ध्यान है या नहीं है, झग रहे हो कि सो रहे हो, ठीक है। सुनना अच्छे से, और वो भी जगने के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनना, ठीक है। अगर नींद आ रही है तो खड़े होइए अच्छे से, और जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कौन सी है, मेंटल रिटार्डेशन में सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ दी, देखो, विच ऑफ दी following intervention is most appropriate to develop language skills among autistic children। कौन सा इंटरवेंशन है जो हमारा सबसे ज़्यादा काम में आएगा ऑटिस्टिक वाले बच्चे के अंदर, जिसमें लैंग्वेज स्किल को डेवलप करवानी है। प्रोवाइड चाइल्ड विद हिज और हर फेवरेट टॉयज़, उसको अपना फेवरेट टॉयज़ प्रोवाइड करना है। रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ केयर गिवर्स टू ऑटिस्टिक चाइल्ड, उसके नंबर ऑफ केयर गिवर जो उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं उसको कम कर दो। टीच द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लिंकिंग दैम विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, उसको लिंक करके बताओ,
मतलब पेंसिल दिखा रहे हो तो उसको पेंसिल के साथ दिखाओ, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पेंसिल है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉम्बो बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्ट बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको शार्पनर बोलते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ में आपको दिखाना है कि इसको ये बोलते हैं, इसको काऊ बोलते हैं, देखो ये सामने है, इसको डॉग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाना है उसको। ये ज़रूरी है कि एनकरेज चाइल्ड टू इंटरेक्ट करेगा, वो ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली क्या ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर सी, कि उसको ऐसे टीच करवाओ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लिंकिंग देम विद एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बराबर है, क्लियर है, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD इज, ADHD में बच्चे को क्या सिम्टम्स पूछा है, क्या है, मोर अटेंटिव, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव होता है, लेस अटेंटिव, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव होता है, मोर अटेंटिव, इम्पल्सिव एंड फोकस्ड होता है, लेस अटेंटिव, फोकस्ड एंड काम होता है। तो उसके नाम पे से ही हमको तो आंसर मिलता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कैसा है अटेंशन, उसका डेफिसिट मतलब लेस, तो लेस अटेंटिव कहाँ पे है, ऑप्शन बी और डी में, पर डी में तो फोकस है, वो तो यहाँ पे नहीं होता ना, वो तो हाइपर एक्टिव है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो लेस अटेंटिव, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव, बराबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देख लो है, यस बिल्कुल है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड डायग्नोज्ड विद हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर और ADHD। बराबर, हमको क्या देखना है, नर्सिंग एक्शन ऐसी तो कौन सी है जो बच्चों के चेंजिंग ऑफ द बिहेवियर करने में इफ़ेक्टिव होगी, और वो बच्चा ADHD वाला है। यूज़ होस्टाइल पनिशमेंट देंगे हम उसको, अगर ऐसा किया ना, अगर खाना तेरा नीचे थोड़ा भी गिरा ना, इतना मारूंगी ना, तो देख लेना, ऐसा करेंगे। रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड देंगे, अरे वाह, कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट पता है ना, सैडेड द चाइल्ड फॉर हाइपर एक्टिव बिहेवियर, या यूज़ आइसोलेशन एंड टाइम आउट, या फिर उसको थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट कर देंगे। तो क्या करते थे हम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है ना, रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, मतलब क्या, कंटिजेंसी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो। वेरी गुड, चलो। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑटिज़म इज, ऑटिज़म वाले बच्चों में क्या देखने को मिलता ही है, वो ओवर एक्टिविटी करता है, बिल्कुल नहीं करता, वो तो अकेला बैठा रहता है। इनअटेंशन, पुअर कम्युनिकेशन या पुअर इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पुअर कम्युनिकेशन में रहता है। कैसा रहता है वो बच्चा, पुअर कम्युनिकेशन में रहता है, ठीक है, ऑटिज्म वाला, तो पुअर कम्युनिकेशन इज करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड विथ मॉडरेट्स मेंटल रिटार्डेशन इज कैपेबल ऑफ, ट्रेनेबल था, याद है ना, माइल्ड वाला एजुकेबल, मॉडरेट वाला ट्रेनेबल था, तो क्या कर सकेगा, परफॉर्मिंग एन इंटेलेक्चुअल जॉब, परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, performing certain life self-care activities, performing complex task which requires intellectuality। तो moderate mental retardation वाला पर्सन क्या कर सकेगा, सर्टेन सेल्फ केयर एक्टिविटी ही कर पाएगा। कैसी, सर्टेन कुछ ही सेल्फ केयर एक्टिविटी वो कर पाएगा जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया होगा, जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया होगा, ठीक है, वैसा ही कर पाएगा कौन, मॉडरेट वाला, ठीक है। और इसी के साथ हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जब मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी कमेंट डालना मत छोड़िएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो यू ऑल्सो पुट द क्वेश्चन ऑन द कमेंट, ओके। मैं पूरा ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करवाने का, ओके। थैंक यू सो मच।